हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के का जो पेपर हिंदी शिक्षण है उसके 2019, 2020 और 2022 के लघुत्तरीय प्रश्नों को कराने वाली हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने करा दिया है और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी सॉल्व करा दिया है। जो आपके ये 3 पेपर बचे हुए हैं 2019, 20 और 22 के लघुत्तरीय प्रश्नों को कराना है। बाकी पेपर 2016, 17, 18 ये सभी के मैंने लघुत्तरीय प्रश्नों को करा दिया है। तो आज आपके हिंदी पेपर के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं सभी के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। यानी कि ये 3 आपके लघुत्तरीय प्रश्नों को कराने के बाद आपके सारे हिंदी का जितना भी पेपर है, चाहे वो अति लघुत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे वो लघुत्तरीय प्रश्न हो, सभी आपके सॉल्व हो जाएंगे। और आप क्या करिएगा, उनकी प्रैक्टिस खूब करिए, खूब तैयारी करिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए चीज़ों को। और क्वेश्चन देखते हैं कि 2019 में लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न क्या है, क्या पूछा गया है, इसके बारे में देखते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं वो तो जुड़े ही हैं, लेकिन जो हमारे चैनल पर आज नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, के एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आप चीज़ें, जो भी आपको जिस सब्जेक्ट यानी जिस विषय के बारे में आपको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को पढ़ें, चाहे आप क्लासेस देखें, जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ें। ठीक है, चलिए तो लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो आपका है कि आँख, अश्व और समुद्र, सूर्य के एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द का मतलब होता है समान अर्थ देने वाला। ठीक है, जिसे हम पर्यायवाची शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो समानार्थी शब्द कहा जाए या पर्यायवाची शब्द कहा जाए, बात एक ही है। ठीक है, यानी समान अर्थ देने वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं? समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसमें 4 पर्यायवाची पूछे गए हैं, जिनमें से आपका 4 शब्द दिए हैं, जिनमें से आपके एक एक पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। तो क्या क्या दिया गया? आँख है, अश्व है, समुद्र है और सूर्य है। चलिए देखते हैं कि समानार्थक शब्द क्या क्या हैं। तो आँख को आपको पता है, आँख को हम नयन भी कहते हैं और नेत्र भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अश्व। अश्व मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, अश्व को हम घोड़ा भी कहते हैं। आप घोड़ा भी लिख सकते हो, तुरंग भी लिख सकते हो, है भी लिख सकते हो। ठीक है, अश्व, घोड़ा, तुरंग है। ठीक है, समुद्र तो आप जानते हो, सागर को भी कहते हैं। जलधि जल को धारण करने वाला। ठीक है, समुद्र क्या होता है? जल को ही तो धारण करता है। धी मतलब होता है धारण करने वाला। नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य का क्या होता है? भानु होता है और भास्कर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, या इनकी क्या परिभाषा है, या ये क्या होते हैं, कुछ भी आए तो आपको क्या लिखना है। चलिए, प्रश्नवाचक ने यह एक तरीके का विराम चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? विराम चिन्ह। विराम मतलब जहाँ पर रुकना हो या ठहराव करना हो। तो जब हम किसी शब्द को या जब हम किसी वाक्य को लिखते समय थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? विराम कहलाते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी एक तरीके का विराम चिन्ह है, जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जिनका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जब आपका कोई प्रश्नवाचक वाक्य पूरा हो जाता है, उसके अंत में ये चिन्ह को लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं? यह एक विराम चिन्ह है जिनका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के क्या किया जाता है? अंत में किया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है। तो देखिए, वाक्य को पूरा किया गया, प्रश्नवाचक वाक्य को पूरा किया गया कि तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाया गया। ठीक है, फिर दूसरा है तुम्हारा घर कहाँ है। तो यहाँ भी वाक्य पूरा हुआ और प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुलेख और श्रुतलेख में अंतर क्या है, समझाइए। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए होंगे, तो आपको पता होगा कि अनुलेख और श्रुतलेख क्या होता है। ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं, फिर से एक तरीके से आपका रिविज़न हो रहा है, फिर से आपकी प्रैक्टिस हो रही है। सभी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। अगर आप मेरे साथ आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखे होंगे हिंदी के, तो भी आपको सारी चीज़ें पता होंगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या किए हैं? रिपीट किए हैं। ठीक है, चलिए अनुलेख और श्रुतलेख में अंतर क्या है? तो अनुलेख का तात्पर्य उस लेख से है जिसे छात्र किसी नमूने को देख कर लिखता है।
ठीक है, यानी कि कोई लेख लिखा हुआ है और उसके पीछे पीछे, अनु मतलब होता है पीछे पीछे, ठीक है, उसके पीछे पीछे आप क्या करते हो, लिखते रहते हो, मतलब देख देख कर नकल कर करके लिखना, ठीक है। जबकि श्रुत लेख का तात्पर्य सुनकर लिखे हुए लेख से होता है। श्रुत मतलब होता है सुनना और लेख मतलब होता है लिखना, सुनकर लिखना। जैसे टीचर आपको इमला बोलते हैं या कोई भी टीचर बच्चों को इमला बोलते हैं तो वो क्या करता है, सुन सुनकर लिखता है। और आप बड़े हो गए हो, अगर आपने डीएलएड की क्लासेस की हैं तो टीचर क्या करता है, आपको ब्लैक बोर्ड पर तो सारी चीज़ें लिखाएगा नहीं, आप बड़े हो गए हो, तो जब भी उसे किसी चीज़ को आपको राइट कराना होता है या फिर लिखाना होता है तो वो क्या करता है, आपको बोलता जाता है और आप उसको सुन सुनकर लिखते जाते हो। इसी को हम श्रुतलेख कहते हैं। तो अनुलेख का प्रयोग जो है वो छोटी क्लासेस में किया जाता है, श्रुतलेख का प्रयोग भी छोटी क्लासेस में किया जाता है, लेकिन बड़ी क्लासेस में भी किया जाता है, ठीक है। तो अनु मतलब होता है देख देख कर, या हम एक तरीके से कह सकते हैं नकल कर करके लिखना। कोई भी अक्षर लिखा हुआ है, जैसे बच्चे क्या होता है, आपने ब्लैक बोर्ड पे उतारा, बच्चे उसको देख देख कर नकल कर करके लिखते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है लेखन शिक्षण की विविध विधियों के नाम लिखो, उनके बारे में बताओ या नाम लिखो, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 यानी लघु त्रि प्रश्न का 15वां क्वेश्चन कहा गया है। और आपको पता है कि लघु त्रि प्रश्न जो होते हैं ये आपके कितने नंबर के होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, ठीक है। चलिए, लेखन शिक्षण की विविध विधियां कौन कौन सी हैं ये पूछा गया है। चलिए, तो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको अच्छे से पता है, सारे क्वेश्चन रिपीट किए हैं, एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं दिया है, सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। अभी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ तब भी मैं ये सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपका पूरा पेपर रिपीट किया है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि कहीं अलग से आए। देखिए, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस, देखिए मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, अगर आपको 90+ मार्क्स लाने हैं, अगर आपको बैक नहीं लगानी है, तो प्लीज़ आप सिर्फ और सिर्फ इस टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एकदम रट डालिए और आप प्ले लिस्ट में जाइए केके एजुकेशन चैनल। जब ये मैं पढ़ाऊँगी, पढ़ाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें नीचे आपका एक कॉलम बना होगा इस तरीके का, वहाँ पे एक चिन्ह होगा, वहाँ पे आप उसको क्लिक करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो एक अबाउट का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अबाउट के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वीडियोस का एक ऑप्शन होता है और एक अबाउट का होता है। तो वीडियोस पे जाइए और प्लेलिस्ट को क्लिक करिए और जो भी आपको चीज़ें पढ़नी है वो कर सकते हैं। तो चलिए, तो लेखन शिक्षण की विविध विधियां कौन कौन सी हैं, यानी विविध मतलब विभिन्न प्रकार की विधियां, यानी अलग अलग विधियां कौन सी, किस तरीके से हम बच्चों को लिखना सिखा सकें, यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है। चलिए, बच्चों को हम किस तरीके से लिखना सिखाते हैं, हमने आपको बताया था, रेखा विधि के माध्यम से, अनुकरण विधि के माध्यम से, मॉन्टेसरी विधि के माध्यम से, पेस्ट्रोलॉजी विधि के माध्यम से, और आपकी होती है मनोवैज्ञानिक विधि, ठीक है। सारी चीज़ें बताइए, एकदम रटा होना चाहिए, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए, सब रटे होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो रेखा विधि क्या होती है, इस विधि में बच्चों को सर्वप्रथम सीधी, तिरछी और बड़ी रेखाएं खिंचवाकर अक्षर लिखवाना चाहिए, ठीक है। पहले बच्चों को सीधी रेखा जो है सिखाना चाहिए, फिर क्या होता है, तिरछी रेखा सिखाना चाहिए, बड़ी रेखा सिखाना चाहिए, खड़ी रेखा सिखाना चाहिए, है ना। इस तरीके से रेखाओं को सिखाना चाहिए, उसके बाद बच्चों को लिखना सिखाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे जब बच्चे जो क्या होते हैं, प्री प्राइमरी में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको सबसे पहले आप सीधी, तिरछी और बड़ी रेखाएं खिंचवाकर अक्षर लिखवाना सिखाते हैं, ठीक है। इसी को हम रेखा विधि कहते हैं। नेक्स्ट है अनुकरण विधि। देखिए, अगर वहाँ पे क्या होता है, छोटा आ भी लिखा होता है, रेखा विधि सिखाने का तरीका, छोटा आ भी लिखा होता है तो इस तरीके से रेखा होती, इस तरीके से होती, इस तरीके से होती, इस तरीके से होती, इस तरीके से होती, ऐसे ऐसे करके आप उसको छोटा आ सिखाते हो, है ना। चलिए, अनुकरण मतलब होता है नकल करना। अनुकरण का मतलब क्या होता है, नकल करना। अनुकरण विधि में क्या होता है, लिखे हुए अक्षरों को देखकर या उस पर दोबारा लिखकर अभ्यास कराया जाता है, ठीक है। अनुकरण का मतलब ही होता है नकल करना। जैसे कि जो अक्षर लिखे होते हैं, जैसे मान लो छोटा आ लिखा हुआ है और फिर उसके नीचे कई सारे छोटा आ इस तरीके से बिंदी बिंदी करके, बच्चों की जो 2-in-1 की जो बुक आती है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और गणित तीनों आपके सब्जेक्ट, बच्चों के सब्जेक्ट होते हैं, तीनों गिनती लिखी होती है, छोटा बड़ा लिखा होता है, उसी में इंग्लिश भी ABCD भी होती है ना, 2-in-1 बुक होती है, उसको बोलते हैं, या 3-in-1 जो भी बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है।
तो इस तरीके से वहाँ पे सिखाते हैं बच्चों। अब बच्चे क्या करते हैं, इस पर फेरते हैं, इस पर इसी जो बिंदी बनी होती है इसी पर क्या करते हैं, फेरते हैं और लिखना सीखते हैं, ठीक है। या फिर जब थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं तो अक्षरों को देख देख कर लिखना शुरू करते हैं अपनी कॉपी में। आप उसको होमवर्क या क्लास वर्क देते हो, उसी अक्षर को देख देख के वो नकल करके लिखते हैं, ठीक है। चलिए, मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है, इस विधि में सबसे पहले बच्चों को लेखनी पकड़ना, सबसे पहले क्या होता है मॉन्टेसरी विधि में, जब आप बच्चे जब क्या होते हैं मॉन्टेसरी स्कूल में होते हैं, या फिर मॉन्टेसरी का मतलब होता है प्री प्राइमरी, जो बच्चे जो क्या होते हैं, जो प्ले ग्रुप वगैरह में होते हैं, उसमें क्या होते हैं, बच्चों को सबसे पहले पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं। देखा होगा टीचर क्या करती, जब आप छोटे होंगे तो आपके घर पे मम्मी पापा आपको पेंसिल से हाथ से पकड़ के, आपको आपके हाथ पकड़ के पेंसिल पकड़ा के आपको क्या करते हैं, अक्षर लिखवाना शुरू कराते हैं, ठीक है। तो इस विधि में सबसे पहले बच्चों को लेखनी पकड़ना सिखाया जाता है। इसके पश्चात यानी इसके बाद रेगमाल कागज पर उंगली फेरते हुए लिखना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है पेस्ट्रोलॉजी विधि। तो पेस्ट्रोलॉजी विधि में क्या होता है, इस विधि में बालक की सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। पहले क्या होता है, पहले छोटा सिखाया जाता है, ठीक है, छोटा बड़ा छोटी, छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, फिर धीरे धीरे 2 वर्णों को मिलाकर शब्द सिखाए जाते हैं, 3 वर्णों वाले शब्द सिखाए जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे वाक्य सिखाए जाते हैं, इस तरीके से, यानी सरल से वो जटिल की ओर चलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक विधि। इस विधि में बालक पहले किसको सीखता है, पूर्ण ज्ञान को, फिर अंश का ज्ञान कराया जाता है। यानी बालक को पहले पूरे, जैसे मान लो किसी पौधे के बारे में बताना, तो सबसे पहले बताया जाएगा कि ये क्या है, किसका पेड़ है, नीम का पेड़ है, या आम का पेड़ है, या गुलाब का पौधा है, ठीक है, या चमेली का पौधा। इस तरीके से सिखाया जाएगा कि सबसे पहले आप बच्चों को फूलों के नाम सिखाते हो, ठीक है, फूलों के नाम, पेड़ों के नाम सिखाते हो, उसके बाद धीरे धीरे उनके बारे में बताते हो कि ये इसमें बीज क्या है, पत्ती क्या है, ये सब उनके अंश क्या, उनके एक एक अंश के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी विधियाँ, कैसे बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि पूर्ण विराम एवं अर्ध विराम के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो पूर्ण विराम और अर्ध विराम के उदाहरण लिखने, चलिए देखते हैं। पूर्ण विराम क्या होता है, सबसे पहले उदाहरण लिखने से पहले थोड़ी सी डिफिनेशन दे दीजिएगा, परिभाषा दे दीजिएगा, उसके बाद उदाहरण लिखिएगा तो और भी बेटर रहेगा, और आपके थोड़ा सा पेज भी भर जाएगा, और साथ ही साथ और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कॉपी एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो पूर्ण विराम चिन्ह का अर्थ एवं उदाहरण। किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया है, या आप ये भी इस तरीके से भी लिख सकते हो, किसी वाक्य के पूर्ण होने के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नवाचक सूचक और विस्मयदिबोधक सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। यानी किसी वाक्य के अंत में हम किसका प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। चलिए, जैसे श्याम ने खाना खा लिया, क्या लगाया हमने, पूर्ण विराम, क्योंकि हमारा वाक्य पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। वह कल आएगा, यानी कि हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया, हमने पूर्ण विराम को लगा दिया। चलिए, अर्धविराम क्या होता है। अर्धविराम तो आपने देखा होगा कि आधा विराम, इस तरीके से अर्धविराम होता है, ठीक है। एक तो आपका पूर्ण विराम, दूसरा अर्धविराम, तीसरा अल्पविराम और चौथा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ये 4 आपको विराम बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, एक तो आपका पूर्ण विराम, दूसरा आपका अर्धविराम, तीसरा आपका अल्प विराम जिसको हम कॉमा बोलते हैं, और चौथा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। ये आपका चारों के चारों रटे होने चाहिए। जितनी चीज़ें हम आपको बताते जा रहे हैं वो आप नोट करते जाइए। कभी कभी क्या होता है, जैसे लास्ट के जब आपका पेपर होगा उसके एक दिन पहले मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे कॉपी लिखनी है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, लेकिन इतना सारा एकदम से तो याद नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाती हैं। कितना भी कोशिश करो कि हर एक चीज़ को बता सके, तो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो बीच बीच में आपको पॉइंट बताती रहती हूँ कि किस पॉइंट का आपको ख्याल रखना है, या किस पॉइंट को आपको नोट करना है, किस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अर्धविराम चिन्ह का अर्थ एवं उदाहरण बताइए। तो अर्धविराम भी मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म ना किया जाए तो वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, सुनिए। दूसरी डेफिनेशन ये लिख सकते हो, जब किसी वाक्य को प्रश्नवाचक चिन्ह से थोड़ा सा जब रुकते हैं, किसी वाक्य में थोड़ा सा ठहरते हैं, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
कहा जाए कि पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, ये एक अलग से आपका है। या हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो और अल्प विराम की अपेक्षा ज़्यादा विराम लेना हो, वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। तो आपको समझ में आया, इतना जो आपका पॉइंट है ये आपकी डिफिनीशन जो है वो अलग है, इतने पॉइंट की डिफिनीशन अलग है, और यहाँ से आप डिफिनीशन को फिर से परिभाषा को चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अर्धविराम को। मैंने कई तरीके से बताया, आपको कई बार बताया है कि राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी कुछ संगत कुछ ठीक नहीं है। तो आप कैसे बोलते हो, राम तो अच्छा लड़का है, फिर आप थोड़ा सा ठहरते हो लेकिन उसकी संगत ठीक नहीं लगती, ऐसे बोलते हो ना। फिर जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला। आप डायरेक्ट तो इतनी बात पूरा सेंटेंस नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो, जिसे मैंने अपना दोस्त समझा, फिर रुक जाते हो और फिर बोलते हो वही यार आस्तीन का सांप निकला है ना, इस तरीके से बोलते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए विराम चिन्ह आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और जितने मैंने विराम चिन्ह 4 आपको पता है, चारों इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 4 विराम चिन्हों का नाम लिखिए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यानी आपको 4 विराम चिन्हों के केवल नाम लिखने हैं और सभी के उदाहरण बताने हैं, ठीक है। तो आपको 4 विराम चिन्ह याद कर लेने हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये 4 याद कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो पूर्ण विराम क्या होता है, तो आपके 4 आपने कौन कौन से मैंने आपको बता दिए, पूर्ण विराम हो गया, अल्प विराम हो गया जिसे हम कॉमा कहते हैं, पूर्ण विराम ये होता है, और विराम चिन्ह को बनाना जरूरी है, ठीक है। अर्ध विराम आपका हो गया, और आपका हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपके 4 विराम है। अब पूर्ण विराम का उदाहरण क्या होगा, जैसे कि श्याम ने खाना खा लिया, खत्म हो गया, ठीक है, वह कल आएगा, पूर्ण विराम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका अर्ध विराम का उदाहरण क्या हम लिखेंगे, अर्ध विराम का उदाहरण लिखेंगे, राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है, जैसे मैंने अपना दोस्त समझा, फिर अर्ध विराम लगाया, वही आस्तीन का सांप निकला, ठीक है। यही बार बार मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, और ये उदाहरण पढ़ते पढ़ते आपको एकदम रट जाएगा, वहाँ पर आपको कोई उदाहरण बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, फट से यही उदाहरण लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अल्प विराम यानी कॉमा कहते, हम क्या कहते हैं, रुको मत जाने दो, ये कहते हैं रुको मैं भी साथ चलूँगी, ठीक है, थोड़ा सा करते, या फिर कह दिया ठहरो अभी राम आता ही होगा, किसी से कहते हो ठहरो अभी राम आता ही होगा, है ना, या फिर रुको अभी राम आता ही होगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब बचा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारी माता का क्या नाम है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है, तुम्हारे घर कहाँ है, ठीक है, तुम्हारा घर कहाँ है, कुछ भी आप लिख सकते हो, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बिल्कुल भी मत, जिस चिन्ह के बारे में कहा गया है उस चिन्ह को जरूर लगाइए, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जब चिन्ह ही नहीं लगाओगे तो कैसे बताओगे कि ये कौन सा चिन्ह है, ठीक है। चलिए अब इस जो 2019 पेपर है इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कितने होते हैं, 7 होते हैं, और 2-2 नंबर के होते हैं, यानी कितने हो गए, 7 गुणे 2 कितने हो गए, 7 दूनी 14, ठीक है। चलिए शिरोरेखा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखते हुए समझाइए। चलिए शिरोरेखा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखते हुए समझाइए। चलिए तो शिरोरेखा आपको पता है क्या होता है, शिरोरेखा वो होता है जैसे आप किसी भी वर्ड को लिखते हो, वर्ड के ऊपर जो आप रेखा खींचते हो उसे ही हम शिरोरेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। बस इतनी सी आपको डेफिनेशन लिखनी है कि वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को हम शिरोरेखा कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आपने ये लिखा है वा लिखा है, तो वा के ऊपर कौन सी रेखा लगाई है, शिरोरेखा लगाई है, ठीक है। या रा आपने लिखा उसके ऊपर कौन सी रेखा लगाई, शिरोरेखा लगाई, या किसी शब्द को पूर्ण किया कौन सी रेखा लगाई, शिरोरेखा लगाई, ठीक है। चलिए उदाहरण क्या है, 2 पाई के बराबर शब्द से शब्द के बीच की दूरी होनी चाहिए, या फिर 4 पाई की दूरी के बराबर 2 वाक्यों के बीच की दूरी विराम चिन्हों को छोड़कर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 आपका प्रश्न पत्र शुरू हो गया है, 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न कितने आए हैं और क्या क्या क्वेश्चन रिपीट किए हैं। अभी आपने 2019 पेपर पढ़ा है, 2019 में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप पढ़ चुके हो, पिछले 16, 17, 18 सारे वही क्वेश्चन दिए हैं, एक भी क्वेश्चन आपका अलग से नहीं आया है,
तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लोगे तो भी आपका आराम से 90+ मार्क्स आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार आपको यही समझा रही हूँ कि आप ज़्यादा मत पढ़िए। बहुत से हमने देखा है कि बहुत से चैनल पे बहुत पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लास्ट में जब आप पेपर देखोगे तो तब आप यही कहोगे इससे अच्छा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया होता। ठीक है, आप ही नहीं, ये सभी के साथ ऐसा होता है। जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे भी लगता था नहीं ये भी पढ़ लें, क्या पता ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, कुछ छूटने ना पाए। ठीक है, लेकिन जब पेपर देकर, जब मैं पहला ही पेपर देकर निकली थी, तभी मुझे, जब मैंने बाल विकास का पेपर दिया था, वैसे मेरा उस टाइम पेपर नहीं हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर हम लोगों का क्या बोलते हैं लॉकडाउन वगैरह था, तो हम लोगों का वो हो गया था, मतलब ऐसे ही पोस्टपोन हो गया था। फिर पोस्टपोन नहीं, कैंसिल ही पूरा हो गया था, उसका रिज़ल्ट आया था। फिर सेकेंड सेमेस्टर में जब पेपर दिया, तो जब पहला पेपर दिया तो क्या हुआ, हमने भी पहले पेपर में ऐसे ही सोचा ये पढ़ लें वो पढ़ लें वो पढ़ लें, बहुत इतना ज़्यादा पढ़ लिया। हालांकि अच्छा होता है पढ़ना, ऐसी बात नहीं है, नॉलेज बढ़ती है, कि ऐसा तो नहीं कि पढ़ना बेकार हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जब कम समय होता है, कम समय के लिए हमें इतना ज़्यादा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, उसका रिवीजन करना मुश्किल। और जब किसी चीज़ को आप पढ़े हो और उसका रिवीजन ना कर पाओ तो फिर आपका क्या होता है, बेकार हो जाता है, आप वहाँ पे नहीं लिख पाते हो, आपको जल्दी याद नहीं आता है। ठीक है, जब तक मल्टीपल रिवीजन नहीं हो पाता है। तो जब मैंने पहला पेपर दिया तो मुझे पता चला कि वो पेपर देख के ही मुझे ये लगा कि ये तो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए, इससे अच्छा सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मल्टीपल रिवीजन कर लिया होता तो और भी मेरा पेपर हालांकि बहुत अच्छा हुआ था ऊपर वाले की दुआ से। लेकिन क्या है, एक वो होता है ना कि इससे अच्छा मैंने सिर्फ इतनी मेहनत की, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया था, उसका मल्टीपल रिवीजन कर लिया होता, तो जो थोड़ा बहुत बीच में एक दो क्वेश्चन में डाउट था वो भी ना रह जाता है ना। तो ये चीज़ रहता है। तो जो मैंने फील किया वो आप ना करो। ठीक है, लेकिन जब मेरा दूसरा पेपर हुआ तो 1 घंटे का बीच में गैप मिलता है, जिसमें से आधा ही घंटा आपके पास बचता है। 15 मिनट बाहर निकलने के लिए मिल जाते, 15 मिनट में फिर एंट्री हो जाती है अंदर, टाइम ही नहीं मिलता, आधा घंटा मिलता है। तो उस आधे घंटे में मैंने सिर्फ और सिर्फ जितना प्रीवियस क्वेश्चन के थोड़े बहुत जो क्वेश्चन उस टाइम जितना रिवीजन कर पाए उतना कर डाला था। और सेकेंड पेपर में भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, फिर जितने भी पेपर थे सबकी सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़कर जाती थी और आराम से पेपर हो जाता था। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटते थे। चलिए, तो क्या है, आप लघुत्तरीय प्रश्न 2020 के लघुत्तरीय प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो इससे आपको पता है क्या इससे आपको इसका क्या उद्देश्य हुआ, यही हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़िए, एकदम रट डालिए, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़िए। चलिए, व्यंजन किसे कहते हैं, अंतःयस्थ व्यंजन के उदाहरण लिखिए। तो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी बताया था, कुछ व्यंजन इंपॉर्टेंट है, जैसे अंतःयस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। ठीक है, ये सभी व्यंजन आपके इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, या फिर नोट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो। चलिए, व्यंजन किसे कहते हैं, आपको पता है व्यंजन क्या होता है, जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं, जो वर्ड जो होते हैं स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि हमने का बोला, तो का हम का जब बोलते तो आपको ऐसे लगता आ भी निकल रहा है साथ में। ठीक है, देखिए का बोलकर देखिए, का बोले तो ऐसे लग रहा आ भी, आ भी साथ में निकल रहा है। ठीक है, तो का किस वर्ड से मिलकर बना, यहाँ पर हलंत होना चाहिए। ठीक है, तो का जो है हमारा, का यहाँ पे हलंत होना चाहिए और आ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अकेले का से नहीं बना, अकेले का तो बोलने नहीं लगते हो। ठीक है, एकदम से झटके में आप बोलोगे का, तो का बोलते हो तो ऐसे लगता है कि आ भी निकल रहा है। ठीक है, तो कभी कोई भी जितने भी वर्ड हैं वो स्वर के बिना नहीं आते हैं। तो जो भी व्यंजन हैं वो आपके स्वर के बिना नहीं आते हैं। तो जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे हलंत लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, बहुत से प्रशिक्षुओं ने कई बार हमसे क्वेश्चन भी किया है, मैंने आंसर्स भी दिया। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है 33। कैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। आपके स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। अंतःयस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। टोटल कितने हो गए, 8 5 कितने हो गए, 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 3 हो गए, बचा एक, 2 और 1 क्या हो गया, 3, 33 हो गए। समझ में आ गया। 25 स्पर्श व्यंजन, 25 अंतःयस्थ व्यंजन, 25 ऊष्म व्यंजन। ध्यान रखिएगा, संयुक्त व्यंजन वगैरह नहीं जुड़ते, वो अलग से व्यंजन होते हैं, अलग तरीके के व्यंजन होते हैं, इस विभाजन में नहीं आते, इसके विभाजन में नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए,
तो व्यंजनों का विभाजन हम कितने तरीक़ों से करते हैं? व्यंजनों का विभाजन हम 3 तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं? हम 3 तरीके से करते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःयस्क व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है, इनकी 4 होती है, इनकी भी 4 होती है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का से मा तक होते हैं, आपको पता होगा। अंतःयस्क व्यंजन जो होते हैं वो या, रा, ल, व 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन श, सा, शा, सा, हा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा है फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ अंतःयस्क व्यंजन के बारे में पूछ लिया गया है। तो अंतःयस्क व्यंजन क्या होता है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु उच्चारण स्थानों को नाम मात्र या हल्का सा स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में क्या होता है? बिल्कुल नाम मात्र, एकदम बिल्कुल नाम कहते हैं नहीं, नाम मात्र। कभी कभी आपको भूख नहीं होती, आप क्या करते हैं? एकदम नाम मात्र के लिए खाएंगे, सिर्फ नाम करने के लिए खा ले रहे, एक और खा ले रहे, मन नहीं है, है ना। इसी तरीके से वे वर्ण जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु उच्चारण स्थानों को नाम मात्र या हल्का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें अंतःयस्क व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण आपका क्या हो गया? उदाहरण होगा आपका या, र, ल, व। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? या, र, ल, व। याद हो जानी चाहिए एकदम, या, र, ल, व, या, र, ल, व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके मन में होगा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो मैंने आपको, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, सारी वीडियो में मैंने हर व्यंजन को बता दिया है। तो स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया था कि जब उच्चारण स्थान में हमारी वायु हर एक उच्चारण स्थान को छूती हुई निकलती है, यानी सभी उच्चारण स्थानों को छूती हुई निकलती है, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बचा आपका ऊष्म व्यंजन। तो जब हमारे वायु जो होती है जीभ और क्या होती है, उच्चारण स्थानों के बीच रगड़ती हुई, घर्षण करती हुई निकलती है, तो वो क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। से शा, 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 हा ऐसे बोलो, ऐसे लगता है कि गर्म वायु निकल रही है। ठीक है, बहुत गर्म गर्म वायु निकल रही। ठीक है, चलिए पर्यायवाची। अब चलिए यहाँ पर, हाँ, पर्यायवाची आपका पूछा गया है कि दो पर्यायवाची बताइए। सरस्वती और बसंत के दो पर्यायवाची बताइए। तो मैंने यहाँ पे दो की बजाय 4 बता दिए हैं। आपको जो समझ में आया आप वो लिख सकते हो, जो याद हो जाए। चारों याद कर लीजिएगा, तब आपको वहाँ पर 2 याद हो पाएंगे, यानी 2 याद आएंगे पेपर में। इतना ज़्यादा क्या होता है, इंसान इतना ज़्यादा डर जाता है पेपर में। ठीक है, तो पता है आपका हर एक इंसान के साथ होता है कि जब पेपर के दिन आपका दिमाग क्या होता है, डीमोटिवेट होने लगता है। मोटिवेट की बजाय डीमोटिवेट होने लगता है, और डीमोटिवेट होने की वजह से आप क्या होते हैं, सारी चीज़ें निगेटिव लेने लगते हैं, निगेटिवली सोचने लगते हैं आप। ठीक है, आपके अंदर निगेटिविटी आ जाती है, पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, हमारा दिमाग उस वक्त पॉजिटिव नहीं सोच पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, जो अभी मैंने बताया सरस्वती और बसंत के दो पर्यायवाची। तो सरस्वती हमारी जो माता होती हैं, सरस्वती माता विद्या की देवी, वीणा पाणी, यानी उनके हाथ में वीणा होती है। तो भारती, उनको हम क्या कहते हैं? भारती कहते हैं, वीणा पाणी कहते हैं, वागेश्वरी कहते हैं, शारदा कहते हैं, नहीं, हे शारदे माँ। ठीक है, नेक्स्ट है बसंत। बसंत का पर्यायवाची क्या होता है? ऋतुराज, ऋतुपति, पुष्प समय और कुसुमाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अल्पप्राण एवं महाप्राण ध्वनियों से आप क्या समझते हैं, यानी अल्पप्राण ध्वनि और महाप्राण ध्वनि क्या होती है। तो अल्पप्राण क्या होती है? अल्प मतलब, अल्प से ही आपको पता चला है, अल्प का मतलब होता है कम। ठीक है, अल्प मतलब बहुत कम। ठीक है, कम नहीं, बहुत कम। ठीक है, तो वे वर्ड जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। जैसे आपका वर्ग जो होता है, जैसे का से लेकर आपका मा तक जो वर्ग होता है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो पहला, तीसरा और 5वां अक्षर, ये हमारे अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, और इसमें चारों अंतःयस्क व्यंजन आते हैं और उच्छिप्त व्यंजन में डा व्यंजन आता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए याद रखने का इसका आसान तरीका है कि पहला, तीसरा, 5वां अक्षर अंतःयस्क और द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। चलिए ये याद होना चाहिए सभी। महाप्राण, महा मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, यानी अधिक प्रयास करना पड़ता है, और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है। ठीक है, ऐसे व्यंजन जिनके मुंह से निकलने से कम वायु निकलती है, उच्चारण करने में कम वायु निकलती है, और जिनके उच्चारण करने में अधिक वायु निकलती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 15। इसमें क्या होता है, अब उसमें आपने पढ़ा कि उसका जो आपका जो का से लेकर माँ तक जो आपके वर्ड होते हैं, उनमें से पहला, तीसरा, 5वां वो हो गया, और बचा क्या आपके पास? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा जो होता है ये महाप्राण होता है, और आपके ऊष्म व्यंजन जो होते हैं ये महाप्राण में आते हैं, और ढा जो होता है ये आपका महाप्राण में आता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि स्वस्वरवाचन किसे कहते हैं, भाषा शिक्षण में स्वस्वरवाचन का उद्देश्य एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। तो स्वरवाचन, स्वर सहित वचन, सा स्वर का मतलब अगर स्व स्वर को आप तोड़ोगे तो इसका मतलब होगा कि स्वर सहित वाचन, ठीक है। जैसे ये आपका सा स्वर लिखा है, सा मतलब होता है सहित और स्वर मतलब होता है स्वर, तो स्वर सहित वाचन को हम क्या कहते हैं, स्वस्वर वाचन कहते हैं। बस इतना सा आपका उत्तर है। या हम ये भी कह सकते हैं कि विषय वस्तु को देखकर बोल बोल कर पढ़ना स्वस्वर वाचन कहलाता है। आप किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा क्या करते हैं, बुक को उठाते हैं और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उसी को हम स्वस्वर वाचन कहते हैं, ठीक है। और एक होता है मौन वाचन, जिसको आप मन ही मन पढ़ते हो, इसके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। तो स्वस्वर वाचन के उद्देश्य या महत्व बात एक ही है। अगर उद्देश्य पूछे तो भी आपको एक ही चीज़ लिखनी है, महत्व भी तो भी एक ही चीज़ लिखनी है। तो छात्रों को शुद्ध उच्चारण कराना, इसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसका महत्व इसलिए होता है क्योंकि इससे हम छात्रों का शुद्ध उच्चारण करा सकते हैं। मतलब जब बच्चा तेज़ तेज़ बोल बोल कर पढ़ेगा तो हमारे कान में उसकी आवाज़ तो जाएगी, और अगर वो उच्चारण करते समय किसी भी वर्ण को या किसी भी शब्द को या किसी भी वाक्य को गलत बोल रहा होगा, गलत उच्चारण उसका कर रहा होगा, तो हम उसको टोक देंगे, उसको वहाँ पे समझा देंगे। तो इस तरीके से बच्चे का शुद्ध उच्चारण हो जाएगा, ठीक है, यानी उसका उच्चारण जो है वो सही तरीके से होगा। नेक्स्ट है छात्रों को लिपि संबंधी नियमों का ज्ञान कराना। तो छात्रों को लिपि संबंधी नियमों का ज्ञान कराना मतलब कि जैसे आ से लेकर ज्ञा तक और उसके बाद का से लेकर मा तक सभी क्रमबद्ध वर्णों को समझाना, ठीक है। नेक्स्ट है विराम चिन्हों के उपयोग उनके अनुसार पठन का अभ्यास कराना, यानी जहाँ पर रुकना हो, जहाँ पर कम रुकना हो, जहाँ पर अधिक रुकना हो, जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो, सभी चिन्हों का यानी सभी विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए उनको समझाते हुए चीज़ों को पढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों में भावक अनुरूप पठन कौशल विकसित करना, यानी छात्र को जब भी कोई चीज़ पढ़ाएं तो उसको इस तरीके से पढ़ाएं कि उसको हमारे हाव भाव को भी समझ में आए कि हम किसी भी जो भी शब्द है उसका भाव किस तरीके से प्रकट हो रहा है, इसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या 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 चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं। फिर से देखिए, विराम चिन्हों के बारे में पूछा गया और सिर्फ यही 4 विराम पूछे जाते हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम और प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए, अब यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्हों को भी पूछ लिया गया है। विस्मयादिबोधक वाक्य को भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है, इसको भी नहीं भूलना है। क्या पूछा गया है, पूर्ण विराम एवं विस्मयादिबोधक चिन्ह में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं कि पूर्ण विराम और विस्मयादिबोधक चिन्ह में क्या अंतर है। चलिए शुरू करते हैं। तो पूर्ण विराम क्या होता है, पूर्ण विराम आपने अभी पढ़ा है कि पूर्ण विराम, बस इतनी सी डिफिनेशन याद कर लीजिए, ज़्यादा आपको परिभाषा नहीं याद करनी है। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं या पूर्ण विराम लगाया जाता है। आप ऐसे लिख सकते हो, जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है, जैसे। और विस्मयादिबोधक चिन्ह में क्या होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह में क्या होता है, इसमें जब किसी चीज़ का आश्चर्य हो, एकदम से आश्चर्य हो, करुणा, आप बहुत दुखी हो, घृणा किसी से हो रही हो, भय हो, आपका डर लग रहा हो, विवाद, लड़ाई झगड़ा, विस्मय, एकदम अचानक से कोई बात हो, आदि भाव की अभिव्यक्ति के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया इसका अंतर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए, विराम चिन्ह से ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भाषा में विराम चिन्हों की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट करते हुए किसी विराम चिन्ह को लिखिए। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और आपको ऐसे लगेगा कि बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता और महत्व बताना है, उसके बाद किसी विराम चिन्ह को बताना है। तो ध्यान में रखिए, क्वेश्चन को सही पढ़िए, एकदम दिमाग को खोल कर पढ़िए और समझ कर पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन वही पूछा जाता है, सिर्फ उसको घुमा दिया गया है, जहाँ पर आप वहाँ पे एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, बैठे रहोगे, सोचोगे कि कहाँ से शुरू करें, फिर कैसे लिखें। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए क्या क्या रहा है। विराम चिन्हों की आवश्यकता या महत्व को स्पष्ट करते हुए, यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ विराम चिन्ह की परिभाषा लिखनी है। कैसे, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसका महत्व क्यों पड़ता है। बात तो वही है ना कि किसी भी वाक्य या किसी भी
शब्द के हम जब किसी भी वाक्य को पूरा करने या उसके बीच में हम किस लिए करते हैं, ठहराव के लिए करते हैं, ठीक है। किसी भी वाक्य में ठहराव के लिए या फिर रुकावट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, विराम करने के लिए, रुकने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, इसका महत्व होता है। तो परिभाषा ही तो पूछी गई, तो आप इस तरीके से हेडिंग डाल दीजिएगा, भाषा में विराम चिन्हों की आवश्यकता और महत्व किस लिए होती है, तो इसलिए होती है। चलिए बताते हैं। तो आप क्या करिएगा, आप वो हेडिंग डाल दीजिएगा, विराम चिन्ह। वाक्य बोलते समय अथवा लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि विराम चिन्ह की आवश्यकता, वाक्य को विराम चिन्ह की आवश्यकता एवं महत्व वाक्य को बोलते समय अथवा लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए की जाती है। समझ में आई या होती है, ठीक है। क्या लिखना है, वाक्य में विराम चिन्ह की आवश्यकता एवं महत्व वाक्य को बोलते समय या लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए की जाती है या होती है, ठीक है। बस आपको इतना ही लिखना है, कुछ नहीं लिखना था। आपको क्वेश्चन मिला और आपको ऐसा लगा कि भाई क्या पूछ लिया है, और उसके बाद कहा गया है कि किसी एक विराम चिन्ह के बारे में लिखिए। तो आपको जो भी आता है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्धविराम, जो भी बहुत अच्छे से आता है उसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पूर्ण विराम दिया है, जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम का, ठीक है, या पूर्ण विराम लगाया जाता है। और इसका उदाहरण 2 दे देंगे। श्याम ने खाना खा लिया, पूर्ण विराम लग गया, वह कल आएगा, पूर्ण विराम, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते, थोड़ा सा घुमा दिया, आंसर आपको वही परिभाषा ही लिखनी थी। बस आपको जैसे पूछा आप उस तरीके से लिख दो। वहाँ पे ये पूछ लिया कि आवश्यकता और महत्व के तरीके से बताओ, तो भी आप परिभाषा को आवश्यकता और महत्व के माध्यम से मिलाकर लिख दो बस। लेकिन सही, आपने सही आंसर भी दिया, आंसर भी आपका सही एकदम, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका 2020 पेपर का। चलिए देखते हैं 2020 पेपर का लास्ट क्वेश्चन क्या है और क्या पूछ रहा है। चलिए, कह रहा है कि संयुक्त अक्षर छत्रंग या, और यहाँ पर श्रा नहीं दिया गया, श्रा भी होगा, किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं। श्रा नहीं दिया गया तो आपको लिखना भी नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ पे इसलिए लिख दिया, बाई चांस श्रा भी बढ़ा दे, इस बार हो सकता है श्रा बढ़ा दे, तो आप उसको भी ध्यान में रखें। किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो चलिए देखते हैं किन किन वर्णों से मिलकर बना है। तो संयुक्त व्यंजन जो है, छा जो है, ये आपका, देखिए कभी भी आप टाइपिंग करिएगा तो जब आप टाइपिंग करोगे तो कभी भी आप छा लिखिए, तो ये अगर जब तक आप के और एस नहीं लिखोगे, एस एच नहीं लिखोगे, तब तक ये नहीं लिखेगा। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि जब मैं पीडीएफ बनाती हूँ, जब टाइपिंग करती हूँ, तो मुझे छा को का पूरा ये लिखना पड़ता है, के एस एच लिखना पड़ता है, तब ये छा लिख कर आता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो छा जो है ये का और शा से मिलकर बना, और आपको पता है जब भी कोई वर्ड शुरू होता है तो उस शुरू के वर्ड में हम हलंत का इस्तेमाल करते हैं और आखिरी वर्ड में हम हलंत का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कभी कभी आपके ऑप्शन में आ जाता है, तो कभी कभी दोनों में हलंत लग के आ जाता है, कभी कभी आखिरी वाले शब्द में वर्ड में हलंत लग के आ जाता है, कभी कभी आपके पहले ही वर्ड में हलंत लग के आ जाता है, और 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से दोनों में वर्ड नहीं लगा होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि का में जो पहला अक्षर होता है वो हलंत के साथ होता है। इतना याद रखिएगा बस, पहला अक्षर हलंत के साथ होता है। तो का और शा से मिलकर बना होता है। देखिए अक्षर लिखा हुआ है, त्रा जो है, त्रा आप बोलो, त्रा बोले तो ऐसे लग रहा ता और रा निकल रहा है, तो त्रा ता और रा से मिलकर बना होता है, ता हलंत के साथ होगा, ठीक है। फिर क्या है, ज्ञा जो आपका होता है जा और इया से मिलकर बना होता है, जा और इया से मिलकर बना होता है, ठीक है। किससे मिलकर आपका बना होता है, जा और इया से आपका मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर क्या, श्रा, श्रा आप बोलो, जैसे त्रा और श्रा ये इजी हैं, जैसे ही बोलो वैसे ही निकलते हैं। तो श्रा जैसे शा और रा से मिलकर बना है, यानी श्रा बोलो तो लग रहा है शा और रा निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये संयुक्त व्यंजन हो गए। चलिए आप शुरू करते हैं नेक्स्ट आपका प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर 2022, और इसमें देखते हैं कौन कौन से लघुत्तरीय प्रश्नों को पूछा गया है। चलिए देखिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया कि शिरोरेखा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देते हुए समझाइए। सेम क्वेश्चन है, अब मुझे इसको आपको समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया कि वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को हम शिरोरेखा कहते हैं। 2 पाई के बराबर शब्द से शब्द के बीच की दूरी होनी चाहिए। 4 पाई की दूरी के बराबर 2 वाक्य के बीच की दूरी विराम चिन्हों को छोड़कर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। अभी पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो लेखन शिक्षण का महत्व क्या होता है? देखिए सब रिपीट करते हैं, अगर आप पढ़ लोगे तो आपको आराम है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो सिर्फ और सिर्फ आप यही क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, क्या कहा गया है? लेखन शिक्षण का महत्व, यानी लेखन शिक्षण का क्या क्या महत्व है, क्यों हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। तो छात्र सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करेगा, ठीक है। छात्र सोचने और निरीक्षण करने के उपरांत आप क्या करते हो? जब पेपर में आप लिखना शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में क्या करते हो? पूरी जानकारी प्राप्त करते हो। उसके बाद उसके उपरांत उसके भावों को क्रमबद्ध रूप से आप लिखना शुरू करते हो, ठीक है। छात्र सुपाठ लेख लिख सकेगा जब आप सोचोगे, उसके बारे में पूरी जांच कर लोगे, तब उसको आप सही तरीके से पाठ के माध्यम से आप लिख सकोगे। शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकेगा, ठीक है। ध्वनि समूहों, शब्द सूक्ति, मुहावरों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सकेगा। अनुलेख, अतिलेख और श्रुतलेख लिख सकेगा। किसके माध्यम से? लेखन शिक्षण के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट किया गया। अभी आपने पढ़ा है श्रुतलेख क्या होता है, तो सुनकर लिखना हम श्रुतलेख कहते हैं। श्रुतलेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि श्रुतलेख का क्या अर्थ है और उसके महत्व को समझाइए, ठीक है। श्रुतलेख का अर्थ एवं महत्व बताइए, ये पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे कि श्रुतलेख क्या होता है। तो श्रुतलेख का अर्थ क्या होता है? सुनकर लिखना, बस इतना ही अर्थ होता है और इतना ही आपको बताना है, ठीक है। चलिए श्रुतलेख का क्या महत्व है इसके बारे में देखते हैं। तो श्रुतलेख का महत्व क्या है? चलिए, इसमें शिक्षक बोलते जाता है और छात्र तीव्र गति से लिखता जाता है। इन तेजी से जल्दी जल्दी छात्र क्या होता है? लिखता जाता है और शिक्षक अपनी पाठ में जो भी प्रश्न है या जो भी वाक्य है उनको बोलता जाता है। श्रुतलेख कराते समय छात्रों को हलंत, विसर्ग, अनुस्वार, विभक्तियां, कारक, विराम चिन्हों आदि पर ध्यान देने के लिए भी निर्देश देना चाहिए। यानी जब भी शिक्षक लिखा रहा हो, अगर कोई वो वाक्य बोल रहा हो तो उसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पे हलंत की ज़रूरत हो हलंत को बताना चाहिए, जहाँ पर विरामों की ज़रूरत हो विराम को बताएं कि अब यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, यहाँ पर अल्प विराम लगेगा, ठीक है। इस तरीके से बताना चाहिए। और हलंत की ज़रूरत हो, अनुस्वार की ज़रूरत हो, ठीक है। और आपके कारक हैं, विभक्तियां हैं, जिनकी ज़रूरत हो शिक्षक बीच बीच में उन सभी ज़रूरतों को बताता रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जब बालक प्रतिलेख और अनुलेख में सफलता प्राप्त कर ले तभी उसे श्रुतलेख का अभ्यास कराना चाहिए। जब बालक किसी चीज़ को देख कर उसको लिखना सीख जाए तभी उसको क्या कराना चाहिए? श्रुतलेख का अभ्यास कराना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, उनका नाम लिखिए। देखिए ऊष्म व्यंजन है, मैंने कहा ना आपको 4 व्यंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, अब इसके बारे में पूछा गया है। तो वे वर्ड जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु जीवा तथा उच्चारण स्थानों के मध्य घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई, जीभ और क्या है, उच्चारण स्थानों के बीच घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई जब बाहर निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन आपके जो हैं इनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? शा, सा, शा, सा, हा, ठीक है। चलिए यानी सारे सा होते हैं और हा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। तो देवनागरी लिपि की विशेषता क्या क्या होती? चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लें कि देवनागरी लिपि क्या है। तो आपको पता है देवनागरी लिपि जो होती है ये हमारी लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। यानी वर्णों का, हम एक तरीके से ये भी आप लिख सकते हो, पहला पॉइंट आप ये भी लिखोगे बेस्ट रहेगा कि वर्णों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं। लिपि मतलब होता है लिखावट या लिखने का ढंग, ठीक है। ध्वनि को लिखने के लिए, या वर्ड कहो या आप ध्वनि कह सकते हो, ध्वनियों को लिखने के लिखित रूप को, ध्वनियों के लिखित रूप को या ध्वनि या ऑब्लिक करके लिख सकते हो, ध्वनि या वर्णों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं।
ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। भाषा वो चीज़ होती है जो बोली जाती है, लेकिन लिखने को तो उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, यानी आपको इससे ये पता चला कि ध्वनि के या वर्णों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या क्या है, चलिए देखते हैं। यह लिपि भाषा के यानी इस लिपि भाषा के अंतर्गत आने वाले अधिक से अधिक चिन्हों से संपन्न है। ये अधिक से अधिक चिन्ह यानी का से लेकर माँ तक, ज्ञा से और रा से लेकर ज्ञा तक बहुत सारे चिन्ह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यह लिपि समस्त प्राचीन भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत, प्राकृत, पाली एवं अपभ्रंश की भी लिपि रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लिपि चिन्ह जिस ध्वनि का घोतक है उसका नाम भी वही है, जैसे बड़ा आ, छोटी ई, का, खा आदि, ये सभी क्या है, आपके लिपि तो है, ये आपके ध्वनि है, ये आपके वर्ण हैं जिनको लिखित रूप में दे दिया गया तो ये लिपि बन गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, फिर से हमें लग रहा है, हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 17 यानी 6 है, विलोम, तुकांत और समानार्थी शब्दों के आशय को, एक सेकेंड रुक जाइए, क्या है, विलोम, तुकांत एवं समानार्थी शब्दों के आशय को उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि विलोम, तुकांत और समानार्थी शब्द की आपको उसका अर्थ लिखना है और उसके उदाहरण बताने हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द जिसे हम विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं, अगर विपरीतार्थी शब्द आ गया तो भी यानी विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द कहते हैं, यानी उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को। ठीक है, किसी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। चलिए, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, यानी विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसका उदाहरण भी बताना है। जैसे मुक्ति का क्या हो गया, बंधन हो गया, लौकिक का हो गया अलौकिक या पारलौकिक। आप छोटे छोटे भी लिख सकते हो, जो भी आपको होते, भाई का बहन हो गया, माता का पिता हो गया, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुकांत शब्द, तुकांत शब्द का मतलब आप जानते हो, जैसे आप लिखते हो पाना, खोना। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर जो आपके वर्ड आए हैं ये आखिरी में ना और ना आया है। ठीक है, यानी कि हिंदी भाषा में तुकांत शब्द ऐसे दो शब्दों को कहा जाता है जिनके अंत का वर्ड समान हो। ठीक है, जैसे आप लिखते हो जग, मग। ठीक है, ठीक है, और आपने लिखा आना, जाना, यानी पीछे का जो वर्ण है वो एक जैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो ऐसे दो शब्दों को कहा जाता है जिनके अंत का वर्ण समान हो, जैसे पाना, खोना। अब इन दोनों शब्दों को पाना और खोना का अंतिम वर्ण ना है। ठीक है, अंतिम वर्ण या अक्षर क्या है, ना है, जो दोनों में समान है। ठीक है, इसलिए इन दोनों शब्दों को तुकांत शब्द कहा जाएगा। यानी कि तुकांत शब्द का अर्थ क्या होता है पता है आपको, यहाँ से आपकी डेफिनेशन शुरू होती है, परिभाषा शुरू होती है कि तुकांत शब्दों को समान तुक वाले शब्द भी कहा जाता है। नहीं, समान तुक वाले शब्दों को हम तुकांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, समान तुक वाले शब्दों को हम तुकांत शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कुछ मैंने वर्ड भी यहाँ पे उदाहरण में दे दिए हैं, आपको देख लीजिए। जैसे बात, रात एक जैसे है, ता और ता दोनों में आया है। मान, जान, ना और ना दोनों में आया है। सौर्य, मौर्य। ठीक है, धन, वन, ना दोनों में आया है। नगर, मगर यानी गर, गर आया है। पवन, हवन यानी वन और वन आया है, यानी जो लास्ट में अंतिम वर्ड जो है वो समान होने चाहिए दोनों के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। 3 पूछा गया था ना कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, तुकांत शब्द किसे कहते हैं और पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आँख का अभी मैंने आपको बताया नयन और नेत्र होता है। ठीक है, समान अर्थ होता है। अश्व मतलब घोड़ा, तुरंग है, घोड़ा भी लिख सकते हो। ठीक है, घोड़ा, तुरंग और है। ठीक है, समुद्र जैसे सागर, जलधि हो गया, सूर्य, भानु, भास्कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा गया चलिए देखते हैं। इस आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है और आपके 2022 पेपर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्या पूछा गया, अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए।
तो अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं और अनुनासिक ध्वनियों में अंतर पूछा गया है। ठीक है, चलिए इन दोनों में क्या पूछा गया है, इन दोनों में अंतर पूछा गया है। चलिए देखते हैं अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। तो पहला अंतर है कि अनुस्वार नासिक व्यंजन ध्वनि है, यानी नाक से निकलने वाली ध्वनि होती है, और अनुनासिक जो होता है ये स्वरों का ध्वनि गुण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो आपके जो अनुस्वार होते हैं इसके उच्चारण में हवा केवल मुंह से बाहर निकलती है। ठीक है, और अनुनासिक जो होते हैं ये क्या होता है, इसमें हवा जो होती है मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है। ठीक है, ठीक है, अंग हो गया और अंग हो गया। ठीक है, मुंह से बाहर, यहाँ पर नाक होना चाहिए, मुंह नहीं होगा, सिर्फ मुंह नाक से बाहर निकलती है, और यहाँ पर मुंह और नाक दोनों से, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर लिखिएगा हवा नाक से बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसके उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है। नेक्स्ट है यह स्वर के बाद, यानी इस स्वर के बाद अपने नाम के अनुसार आता है, यानी यह स्वर के बाद आता है और ये स्वर के साथ आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका लिपि बिंदु क्या होता है, ये होता है, आपने ऊपर ऐसे देखा होगा लाइन के ऊपर केवल आप चंद बिंदु रखते हैं, जैसे कि आप लिखते हो हंस, हंस के लिए केवल ये लिखते हो, और आपको लिखना हंस, हंस, हंसना, हंसने में आप क्या करते हो, चंद्र बिंदी लगाते हो। ठीक है, इस लिपि में चंद्र बिंदु का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उदाहरण, जैसे कि पंचम, आनंद, परंपरा, दंड, वंश, संवाद, सिर्फ नाक से सांसें निकल लेंगे। इसमें आंगन मुंह से भी निकल रहा है, नाक से भी, दोनों से वायु निकल रही है। चांद, हंसना और 65। ठीक है, इस तरीके से आपके ये उदाहरण हो गए और ये आपकी अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, बिना टेंशन के बस तैयारी करते रहिए, और आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आई विश कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि अब आपका पेपर है और आपको पता है मैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रही हूँ। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, और वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।